स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा की क्लासेस देखते हैं। मैं 5th सेमेस्टर का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये सब्जेक्ट आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग का डिमांड आ रहा था सर ऐसा सीरीज लाइए जिससे कि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पढ़ लें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट है जिसमें 50% सिलेबस आपका कवर कर दिया गया है। इसमें टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में जब बैठे तो हमारे पास कंटेंट हो ताकि हम अपना आंसर सही से लिख पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये यूट्यूब वीडियो पहुँचता है तो इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ कंटेंट दे पाऊँ। ज़रूर इसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी, इसके लिए मैं सुझाव आमंत्रित करता हूँ, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर अगर हो सके तो शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो थ्योरी के सब्जेक्ट में क्या होता है, कंसेप्ट हमारा जो है उसको समझ के हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारे पास बेसिक ऑफ एनर्जी, ठीक है, बेसिक ऑफ एनर्जी, तो इसको देखते हैं। तो इसमें एनर्जी के बारे में अगर डिस्कस करें तो एनर्जी क्या है हमारे पास, तो एनर्जी को समझ लीजिए। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है या एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। मतलब हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, दैनिक दिनचर्या जो भी डेली रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं तो जो कार्य करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी टू डू अ वर्क है, वही एनर्जी कहलाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊर्जा के बारे में, इसको देखते हैं। ऊर्जा का मात्रक अगर पूछते तो जूल, अर्ग या किलोवाट घंटा है। तो विद्युत ऊर्जा को अगर हम मापने का काम करेंगे तो हम लोग किलोवाट घंटा में करते हैं। नॉर्मली जो एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए जूल और अर्ग का उपयोग किया जाता है। अब ये देखते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के प्रकारों को डिस्कस करिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के प्रकारों को डिस्कस करिए। तो उसमें आपको ऊर्जा के बारे में बता देना है। ऊर्जा के प्रकार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताया उसके अंदर आंसर ऐसे देंगे। तो ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले उपयोग के आधार पर देखिए, उपयोग के आधार पर 2 प्रकार की ऊर्जा हमें मिलेगी, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत जो ऊर्जा है उसे कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं, और जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी वाला मैटर यहाँ पे क्लोज होता है। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं कि परंपरागत कन्वेंशनल का मतलब परंपरा से जो चली आ रही चीज़ें हैं, जो हमारे दादा परदादा जो यूज़ करते चले आ रहे हैं, उस वाले एनर्जी सोर्स को हम लोग परंपरागत कहेंगे। परंपरागत में बात करें तो कोयला, डीजल, पेट्रोल, यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से उपयोग में चली आ रही हैं। ये कोई नया नहीं है, नया टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। अब इसमें डेफिनेशन अगर कहें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग पहले से हो रहा हो उसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कोयला, डीजल, पेट्रोल, यूरेनियम और थोरियम। अब बात करते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब हमारे बाप दादा, हमारे परदादा इसको यूज करते हुए नहीं आ रहे हैं। ये नया कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब, टाइड का मतलब जो हमारे समुद्र में लहरें होती हैं ना, तो लहरों को टाइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश हिंदी का भी थोड़ा कंसेप्ट समझते चलिएगा। टाइडल एनर्जी मतलब जो लहरों की एनर्जी होती है उसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी का मतलब जो भी जीवित चीज़ें हैं, पेड़ या जीव, बायोमास की बात बता रहा हूँ मैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं, पेड़ या जीव, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल से बना हुआ है, मांस हड्डी से बना हुआ है ना, तो ये भी अपघटन होने के बाद एक एनर्जी का उपयोग करता है, एक फ्यूल का निर्माण करता है, तो इसे बायोमास एनर्जी बोलते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ बेटा, थर्मल का मतलब हीट। तो पृथ्वी के अंदर अगर जाएंगे तो सबसे पहले देखो पृथ्वी के बारे में समझो। पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो फिर मेंटल आएगा, उसके सबसे अंदर जाएंगे तो कोर आएगा। तो कोर में, अर्थ का जो कोर है, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, वो बिल्कुल गर्म है अभी भी। तो उस वाले गर्मी को अगर हम किसी प्रकार से उपयोग में लाएं तो उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो गैर परंपरागत के बारे में ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ हो, मतलब अभी रिसेंटली शुरू हुआ हो, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसमें उदाहरण मैंने बता दिया, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रूप के आधार पर देखते हैं। तो रूप के आधार पर देखिए, प्राथमिक ऊर्जा हो सकती है और द्वितीयक ऊर्जा हो सकती है। अब प्राथमिक ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के स्रोत प्रकृति में जिस रूप में मिलते हैं उसी को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब प्रकृति में ऊर्जा के स्रोत जिस रूप में मिल रहे हैं। एक बात समझिएगा, एक ऊर्जा का मिलना होता है, एक ऊर्जा का कन्वर्जन होता है। मान लीजिए जो कच्चा तेल मिलता है
धरती के अंदर पेट्रोलियम, तो कच्चा तेल जो है वो प्राथमिक ऊर्जा है, क्योंकि डायरेक्टली वो कच्चा तेल के रूप में मिल रहा है। लेकिन कच्चे तेल को अगर रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों को अलग करते हैं तो वो द्वितीयक ऊर्जा की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा। तो प्राथमिक ऊर्जा में समझिए ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में जिस रूप में मिले उसे। एग्जाम्पल के लिए कच्चा तेल हो गया, हार्ड कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, विंड, थर्मल और हाइड्रो टाइडल एनर्जी, ये सारी चीज़ें प्राथमिक ऊर्जा में आती हैं, क्योंकि ये प्रकृति में इसी रूप में मिलती हैं। अब अगर प्राथमिक ऊर्जा का कन्वर्जन हम किसी और फॉर्म में कर दें, जैसे रिफाइन कर दें या कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक ऊर्जा बोलेंगे। तो द्वितीयक ऊर्जा में क्या है? प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के रूपांतरण से मिलता है ये। और इसका उदाहरण पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब द्वितीयक ऊर्जा है। सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल का मतलब कोयला अगर छाँट कर अलग अलग कर देंगे तो कोयला का प्रकार हो जाता है ना। कोयले के प्रकार में देखो, कोयले के प्रकार नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे बेहतर जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, इसको लेके चलेंगे आप। तो कोयले के प्रकार को डिवाइड अगर कर दिए, तो जो डिवाइड कर दिए ना, तो उसे सॉलिड फ्यूल बोलेंगे। और ये कोयला हमारा क्या कहलाएगा? जो डिवाइड कर दिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। लेकिन कोयला जैसे कच्चे रूप में मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, तो उसे हम प्राइमरी में बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखो, जो विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पावर प्लांट में तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब पावर प्लांट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जन हो रहा है प्राइमरी एनर्जी का, तो उसे हम सेकेंडरी एनर्जी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्यवसाय के आधार पर ऊर्जा के स्रोत। तो व्यवसाय के आधार पर हमारा पहले नंबर पर है कॉमर्शियल ऊर्जा। कॉमर्शियल ऊर्जा का मतलब होता है व्यापारिक ऊर्जा। व्यापारिक ऊर्जा मतलब जो कि हम डे टू डे लाइफ में व्यापार में यूज़ करते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग व्यवसाय में हो, व्यवसाय मतलब बिजनेस में हो। उदाहरण के लिए कोयले का उपयोग, पेट्रोल का उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग, वेल्डिंग, गैस का उपयोग। तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कहाँ होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है। पेट्रोलियम का उपयोग क्या हो सकता है? जो बस चलता है कमर्शियली, उसमें हो सकता है। जो भी बिजनेस होता है उसमें हो सकता है। कोल का उपयोग कहाँ होगा? जैसे कोयले की भट्टी होती है तो उसमें तरह तरह के पकवान बनाने में होता है। जैसे बाटी चोखा की जो दुकानें होती हैं उसमें भी देखोगे तो कोल का उपयोग होता है। तो इसे हम कमर्शियल ऊर्जा बोलेंगे। नॉन कमर्शियल का मतलब इनका उपयोग मानव जीवन यापन में होता है। नॉन कमर्शियल मतलब ये बिजनेस के लिए उपयोग में नहीं लिए जाते हैं, ये अपने घरेलू दिनचर्या, अपने डे टू डे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसे नॉन कमर्शियल या गैर व्यापारिक ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। तो इनका उपयोग मानव जीवन यापन में होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, चारकोल, पेट्रोलियम गैस, एग्रीकल्चर, काउडंग इत्यादि। तो देखो, लकड़ी जो है हम अपने घरों में लाते हैं, घरों में जलाते हैं, इसको ज़्यादा व्यवसायीकरण नहीं है, इसको बेचते नहीं हैं। चारकोल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो एग्रीकल्चर में जो एनर्जी है वो एग्रीकल्चर में ही यूज होता है। काउडंग हो गया, काउडंग मतलब जो गाय के उपले होते हैं, जिसे चिपरा जो भी बोलते हो ना, उसको इसी लैंग्वेज में समझना, उसे बोलते हैं। तो घरों में उपयोग होता है, बिजनेस के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, तो इसे हम नॉन कमर्शियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में ऊर्जा परिदृश्य की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछे वर्तमान में ऊर्जा परिदृश्य की चर्चा करें, या क्वेश्चन पूछे भारत में ऊर्जा परिदृश्य की चर्चा करें, तो दोनों का आंसर सेम है। और आंसर क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आराम से मैं बताऊँगा, थोड़ा स्लो होके। प्राथमिक ऊर्जा की खपत, तो इसमें एक लाइन है, 2035 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग 30% तक बढ़ने की संभावना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और हमारा एक ग्राफ दिख रहा होगा, तो ग्राफ में हमारा जो है ये दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप के एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो नीचे अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ईयर दिखाया है कि साल जैसे जैसे बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस पे बिलियन टन, मतलब जो एनर्जी के रिसोर्सेज है उनका अमाउंट है। तो समय के साथ साथ ग्राफ अगर देखेंगे, अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल दिख रहा है ना, तो ऑयल का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर गैस देखें तो गैस का भी ग्राफ बढ़ ही रहा है। कोल का देखें तो कोल का भी ग्राफ बढ़ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। हाइड्रो एनर्जी का भी ग्राफ बढ़ते हुए दिख रहा है, और रीन्यूएबल एनर्जी का भी ग्राफ बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। इससे हम ये समझते हैं कि समय के साथ साथ जो है ऊर्जा की जो खपत है वो बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। तो ये तो समझने के लिए हो गया। अब अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बहुत ही ईजी है, ऑयल, गैस, कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप ईयर को दिखा दीजिएगा, ऊपर बिलियन टन्स में आप फ्यूल के अमाउंट को दिखा दीजिएगा, और ग्राफ पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और एक फैक्ट है कि 2035 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग 30% तक बढ़ने की संभावना है।
अब देखिए प्राथमिक ऊर्जा का विभाजन कैसे है, शेयरिंग ऑफ प्राइमरी एनर्जी। तो इस पर ग्राफ है, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ग्राफ जरूर बनाइएगा। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो विभाजन है उसके लिए हम ग्राफ को देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिया गया है और वाई एक्सिस पे जो विभाजन है कितने कितने परसेंट पे है वो दिया गया है। जैसे 10% का मार्क है, 20%, 30%, 40%, 50% का मार्क दिया हुआ है, तो कौन सा एनर्जी कितने अमाउंट में है वो बताया गया है। तो इसमें इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप नोट्स में राइट कर लीजिए, ठीक है। और इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम दे देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। एनर्जी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो एनर्जी का कंजम्पशन होने वाला है वो किस प्रकार से होगा इसको देखिए। तो ये किस में मैं चार्ट दिखाया हूँ, देखो ये सारे जो ग्राफ हैं चार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर मार्क्स स्कोर करना है ना, जैसे कि स्मार्ट बच्चा कैसे मार्क्स स्कोर करता है, तो स्मार्ट बच्चा जो होता है ना वो ग्राफ से, चार्ट से, डायग्राम से ही मार्क को स्कोर कर लेता है। और टीचर मार्क्स कैसे देता है, तो ग्राफ, चार्ट और डायग्राम को देख के ही वो मार्क्स देता है। मैं खुद टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक में, कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे पता है मार्क्स कैसे दिया जाता है। थ्योरी लिखोगे अच्छी बात है, उसमें सही कंटेंट लिखो, लेकिन जो ग्राफ है, जो चार्ट है, जो डायग्राम है ना, वो ऐसा इंप्रेशन डाल देगा कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स, इवन तो 4.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 5 में 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी के साथ, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए एनर्जी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन फ्यूचर में अगर देखें तो ये एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें नेचुरल गैस 25% दिख रहा है, ऑयल 29% दिख रहा है, रीन्यूएबल 10% दिख रहा है, 7% हाइड्रो एनर्जी, 5% न्यूक्लियर और 24% कोल दिख रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि कंपैरिजन करिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स में। तो देखो रीन्यूएबल क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो अभी हम इस कंपैरिजन से ही इसका डेफिनेशन भी समझ लेंगे और हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कंपैरिजन करिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में, तो ये आपको इसमें जो पॉइंट है इसको डिस्कस ऐसे कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में पहले नंबर पे है कि ये नेचर में कंटिन्यूस बनते रहते हैं। चलिए एक जनरल सा पहले बात कर लें। रीन्यूएबल मतलब क्या हुआ, रीन्यूएबल नवीकरणीय का मतलब कि ऊर्जा के स्रोत को उपयोग में लाएंगे और उसको बार बार उपयोग में लाएंगे, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अब कहेंगे सर क्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, देखो विंड है, तो विंड तो जब तक धरती है तब तक तो विंड बहेगी ना, तो विंड एनर्जी हो गई, तो बार बार उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। सोलर एनर्जी, भाई सूर्य की बात करें तो उसकी क्षमता जीने की करोड़ों अरबों साल है, हमारे रिस्पेक्ट में वो अनंत ही है, तो मतलब सोलर एनर्जी लगभग अनंत काल के लिए हमारे पास आने वाली है, तो इसको भी हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे। टाइडल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी मतलब जो समुद्र में लहर हैं उन लहरों को टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो समुद्र में लहरें भी रहेंगी, कब तक, जब तक धरती है, तो धरती भी बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। तो इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत को रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, गैर नवीकरणीय जिसे एक बार यूज़ कर लें और ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा वो बन ना पाए, या अगर दोबारा बन भी पाए तो बनने का जो प्रोसेस है ना दोबारा, वो बहुत ही लंबा हो जाए। उदाहरण के लिए कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो कोयला पेट्रोलियम की अगर बात करें तो कोयला पेट्रोलियम कैसे बनता है बेटा, जो पेड़ है, जो जीव है, वो लंबे समय तक धरती के अंदर जब उच्च ताप और दाब पे दब कर रखे रहते हैं तो उसमें अपघटन होता है, उसमें चेंज होता रहता है, तो उसके थ्रू कोल और पेट्रोलियम बनता है। अरबों सालों का प्रोसेस है, करोड़ों अरबों सालों में ये प्रोसेस होता है और अपघटन से पेट्रोल, डीजल या जो कोयला है ये बनता है। तो एक बार अगर कोयले को हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, तुरंत जला सकते हैं, लेकिन वो उतना कोयला बनने में करोड़ों साल ही लगेंगे, हम चाह के भी उसको कम समय में नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक जो अंतर है वो समझ में आया होगा। अब आंसर को कैसे लिखना है इसको मैं बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं नेचर में कंटिन्यूस बनते रहते हैं, जबकि जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये कंटिन्यूस नहीं बनते रहते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, जबकि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनका उपयोग कई बार किया जा सकता है, जबकि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनका उपयोग कई बार नहीं कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी अपने हिसाब से आप लेते रहिएगा। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये साफ़ सुथरे होते हैं, जैसे अब सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर जो हीट है वो वाली एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, बार बार इसको यूज करते रहोगे, लेकिन इसमें से कोई भी
धुआं नहीं निकलने वाला, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होने वाला, तो हम बोलते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो ये स्वच्छ होते हैं, और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ये स्वच्छ नहीं होते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जबकि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वातावरण को प्रदूषित करते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इनकी कीमतें कम होती हैं, जबकि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। धूप, सूरज, पवन ये उदाहरण है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में उदाहरण है कोयला, डीजल और पेट्रोल। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं टाइम दे देता हूँ आपको। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, चलिए हो गया, और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। ओके, डन। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं, एक मोटा मोटा एक आइडिया ले लेते हैं। सूरज क्या है? सूरज गैस का गोला है। और किन किन गैसों का गोला है बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य पे मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। 99% जो गैसेज हैं सूर्य पे वो हाइड्रोजन और हीलियम है। अब सूर्य पे होता क्या है, हीट कहाँ से सर निकलती है? तो इस प्रोसेस को समझ लो। सूर्य पे एक अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस सूर्य पे पाया जाता है, दो हाइड्रोजन गैस के एटम्स के जो न्यूक्लियस यानी नाभिक हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने के साथ ही उस प्रोसेस से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और वो न्यूट्रॉन फिर क्या जाते हैं, फिर टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, और इस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फिर अगले दो हाइड्रोजन एटम्स का भी संलयन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो सूर्य पे जो एनर्जी का मुख्य कारण है वो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में दो हाइड्रोजन एटम के नाभिक आपस में मिलते हैं और अपार मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एक और मैं फैक्ट बताना चाहूँगा, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो उच्च ताप और उच्च दाब पे ही हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है उच्च ताप और उच्च दाब पे ही हो सकती है। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे हम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सर नाभिकीय संलयन उच्च ताप और दाब पे होगा तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होगी? तो नॉर्मल कंडीशन में नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन हो सकता है। नॉर्मल कंडीशंस में नाभिकीय विखंडन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं। अब देखिए सोलर एनर्जी के बारे में क्या होता है। तो सूर्य से जो रेडिएशन मिल रहा है हमको हीट और लाइट के फॉर्म में मिलता है। ये हमारे वातावरण में जो डायग्राम दिख रहा है इसको देखिएगा, ये हमारा अर्थ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ दिख रहा है, और सूर्य से जो रेडिएशन है वो आ रहा है। सूर्य से आने वाला रेडिएशन जो है, जो लाइट है, जो हीट है, वो सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। मतलब उसका जो तरंग दैर्ध्य है, सूर्य से आने वाले विकिरण का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, शॉर्ट होता है। ये जब तरंग दैर्ध्य आता है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एंटर करने पे जो अर्थ है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब करने के बाद फिर अर्थ क्या करेगा, जब सन नहीं रहेगा रात के समय, जो अर्थ है इस हीट को रिलीज़ करेगा। तो जब हीट रिलीज़ करता है अर्थ, तो वो शॉर्ट अब वेवलेंथ में नहीं रिलीज़ करेगा, वो रिलीज़ करेगा लॉन्ग वेवलेंथ में। जो रिफ्लेक्टेड रेज है या रिफ्लेक्टेड हीट है वो क्या होगा, लॉन्ग वेवलेंथ का होगा। अब ये लॉन्ग वेवलेंथ का जो हीट है ये वातावरण में जाने के बाद जो हमारे पास गैसेज हैं, ऑक्सीजन, CO2, O3, H2O, CO, NO2 या डस्ट, ठीक है, इन गैसों से टकरा कर ये क्या करता है, ये जो हीट है वो वातावरण में डिफ्यूज़ हो जाता है, फैल जाता है। मतलब वातावरण से बाहर नहीं जा पाता है, वातावरण में ही फैल जाता है। और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होती रहती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे वातावरण का ताप बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी सूरज से आ रही है, हमको इसी को उपयोग में लाना है, इसी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि सोलर एनर्जी किस प्रकार से उपयोग में आती है, तो उसके लिए जो डायग्राम है ये आपको बनाना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में बता देते हैं। हो सकता है कि पूछ दे आपसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या करिए, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, टर्म हमारे पास है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा? तो ध्यान से सुनिए। सूर्य किरणों की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में उपलब्ध सौर ऊर्जा की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। मतलब सूर्य किरणों की दिशा जो है, उन दिशा के लंबवत अगर आप
कर लें, ध्यान दीजिएगा, अपने हाथ को इसे सीधे ले जाइए, उसके आगे अपने दूसरा वाला हाथ लंबवत रख लीजिए। तो लंबवत जो हाथ रख रहे हैं, एक हाथ के आगे जो पंजा है वो सीधे जा रहा है, उसके आगे लंबवत आप दूसरा हाथ रख रहे हैं, तो जो लंबवत है तो वो कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, तो वो एरिया क्या होना चाहिए, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जो सोलर एनर्जी जा रही है उसी एनर्जी के मात्रा को हम लोग बोलते हैं सोलर स्थिरांक। फिर से देख लो, सूर्य किरणों की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में उपलब्ध सौर ऊर्जा की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर है, और मान कितना होता है हमारे धरती पे जो सौर स्थिरांक है वो है 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर क्या है, वह सौर माप यंत्र जो सौर विकिरण की कुल तीव्रता को मापता है। ध्यान दीजिएगा, पाइरेनोमीटर क्या है, वो सौर माप यंत्र जो सौर विकिरण के कुल तीव्रता को मापता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एजीमूथ एंगल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आ जाता है टर्म, एजीमूथ एंगल क्या होता है, इसको देखिएगा। एजीमूथ एंगल को हिंदी में बोलेंगे दिगंत कोण। क्या बोलेंगे, दिगंत कोण। दर्शक के मानक दिशा को दर्शाने वाली तथा दर्शक से वस्तु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण एजीमूथ एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एजीमूथ एंगल। इसको देखिए, इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मान लो हम दर्शक हैं, हम यहाँ पे हैं, देखिएगा ऑब्जर्वर जिस बिंदु पे है वहाँ से हम अपनी मुंडी को बिल्कुल सीधी रखें और सीधी रेखा में एक लाइन जाए, और हो सकता है कि नीचे कोई वस्तु रखी हो। जैसे आप अगर अपने डेस्क पे बैठ के कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी नज़रें कहाँ होंगी, मोबाइल पे होंगी। हो सकता है मोबाइल नीचे झुका हो तो आपको सर झुकाना पड़ रहा होगा। एजीमूथ एंगल का कंसेप्ट क्या है बेटा, कि अगर आपका सर लंबवत दिशा में देखे और सीधी लाइन जा रही हो, जैसे कि लंबवत दिशा में एक डायरेक्शन लाइन शो हो रही है, और वस्तु की तरफ जो नज़रें आपकी जा रही हैं उससे एक लाइन मिला दें, तो बीच का जो एंगल बनता है उसे ही एजीमूथ एंगल हम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या होता है, दिगंत कोण या एजीमूथ एंगल क्या है, दर्शक से मानक दिशा को दर्शाने वाली, अब मानक दिशा वही लंबवत लाइन है जो सीधे जा रही है, तथा दर्शक से वस्तु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण एजीमूथ एंगल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आसान भी है, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सूर्य के बारे में लिखिए। आपसे पूछेगा कि सूर्य के बारे में लिखिए, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज मैं डिस्कस किया हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। नोट्स बनाना चाहें तो बना लें, वो सबसे यूज़फुल होगा। देखिए सूर्य के बारे में नंबर 1 पे पॉइंट है, सूर्य एक आग का गोला है। क्या है बेटा, आग का गोला है। दूसरे नंबर पे सतत ऊर्जा का विकिरण होता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस ऊर्जा का रेडिएशन, कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूर्य के केंद्र का ताप 80 लाख से 4 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य के केंद्र का ताप इतना ज़्यादा होता है, 80 लाख से 4 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का जो केंद्र है, जो कोर है, उसकी बात हो रही है। सूर्य का घनत्व कितना होता है, तो सूर्य का जो घनत्व है या जो सूर्य का डेंसिटी है वो पानी से 100 गुना होती है। क्या होती है बेटा, पानी से 100 गुना। अब सूर्य के बाहरी भाग का ताप देखें, अभी तो हमने देखा था कि सूर्य के केंद्र का ताप क्या है, 80 लाख से 4 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब हम देखें कि सूर्य के जो बाहरी भाग है, जो बाहर का लेयर है, बाहरी सरफेस है, उसका ताप कितना है, 1,30,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी भाग का ताप होता है। कितना होता है, 1,30,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी भाग का ताप होता है। इसके बाहर जो सूर्य का बाहरी पार्ट है उसके बाहर भी एक लेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, इमेजिन करते रहिए, सूर्य का बाहरी पार्ट, फिर इसके ऊपर एक और पार्ट होता है जिसे संवहन मंडल कहते हैं, या फिर इसको फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसका ताप क्या होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बेटा, 500 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब सूर्य का जो बाहरी ताप है उसका 1,30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका ताप 500 डिग्री सेल्सियस है। फोटोस्फीयर को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। फोटोस्फीयर का जो घनत्व है बहुत ही कम होता है। अब फोटोस्फीयर के आगे भी बढ़ें तो हमको दिखता है क्रोमोस्फीयर। क्या दिखता है, क्रोमोस्फीयर। हमने क्या देखा, सूर्य का एक बाहरी भाग है, उसके ऊपर क्या है, फोटोस्फीयर, इसके ऊपर क्या है, क्रोमोस्फीयर। सबसे बाहरी भाग क्या है, क्रोमोस्फीयर है। सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो देखो 4 लेयर हमको दिख रहा है। देखो सूर्य का एक बाहरी भाग, आउटर लेयर, इसके ऊपर क्या है, फोटोस्फीयर, इसके ऊपर क्या है, क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर से भी ऊपर आ जाएंगे तो कोरोना। और कोरोना वो भाग है जो हमें अपने नग्न आंखों से दिखता है। जब दूरबीन से हम देखते हैं तो सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, कोरोना।
ठीक है, जो बाहर से लपटें दिखती हैं सूर्य पे उसे कोरोना बोलते हैं। फिर से देखिए सूर्य कितना भाग है, सबसे ऊपरी भाग क्या होगा, बाहरी भाग जिसे बोलेंगे, उसके ऊपर फोटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर, फिर सबसे बाहरी भाग कोरोना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के अंदर अत्यधिक तापमान 2 हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से होता है। एक हीलियम का नाभिक बनेगा इस प्रक्रिया में तथा अत्यधिक उच्च मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। सूर्य की लाइफ की बात करें तो 10 लाख करोड़ वर्ष आंका गया है। ये माना गया है कि जो सूर्य की लाइफ है वो 10 लाख करोड़ वर्ष तक अभी सूर्य ऐसे ही जलता रहेगा, एनर्जी को रिलीज करता रहेगा। तो कितना ह्यूज अमाउंट में ये टाइम है, ये आप समझ लो। सूर्य का व्यास क्या होता है, सूर्य का व्यास यानी डायामीटर ऑफ सन 1.39 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर सूर्य के बारे में कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए आए तो ये कंटेंट आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी या एप्लीकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करिए। सूर्य ऊर्जा के उपयोग का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सिद्धांत है, उसको डिस्कस करिए। तो इसमें सिद्धांत में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ईजी भी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सूर्य से जो एनर्जी आ रही है उसको किस किस रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं। अपने दिनचर्या में उसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन किस किस रूप में उपयोग में करते हैं उसी को कैटेगराइज रूप से लिखना है, उसको समझा देना है 2 लाइन में। तो सबसे नंबर 1 पे देखेंगे तो प्रकाशीय रसायन विधि, फोटोकेमिकल मेथड के द्वारा भी सूर्य की ऊर्जा को उपयोग में लाया जाता है। ये नाम बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, सर फोटोकेमिकल मेथड क्या है? तो देखिए बहुत ही आसान मेथड है, ये आप जानते भी होंगे। जो पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस। अब समझ में आया होगा, सर प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय रसायन विधि। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं सूर्य से आने वाले हीट को या लाइट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में या फूड में। तो ये प्रक्रिया एक होता है कि सोलर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो पहले नंबर पे प्रकाशीय रसायन विधि, फोटोकेमिकल मेथड। इसमें क्या है, वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में ये प्रक्रिया तेज़ी से होता है, इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, लेस देन 1% होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे जो प्रिंसिपल है सोलर एनर्जी कन्वर्जन का, जो प्रिंसिपल है वो है सौर ताप विधि, सोलर थर्मल मेथड। सोलर थर्मल मेथड बेटा क्या है, इसको देखिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। सोलर कुकर में देखिए ये मेथड यूज में आएगा। सोलर सूर्य की जो हीट ऊर्जा है उसको उपयोग में लाएंगे। सोलर एयर कुकर में आएगा, कूलर में आएगा, सॉरी सोलर एयर कूलर में आएगा। सोलर एसी में यूज करेंगे, सोलर कलेक्टर में यूज करेंगे, ग्रीन हाउस में भी यूज करेंगे, सोलर फर्नेस में भी यूज करेंगे। अब ये जो टॉपिक, ये टर्म है ना, सोलर कुकर, सोलर एयर कूलर, सोलर एसी, सोलर कलेक्टर, इन सारे टर्म्स को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी, प्रकाशीय रसायन विधि पढ़ी हमने, फिर पढ़ा सौर ताप विधि या सोलर थर्मल मेथड। अब नेक्स्ट है सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीकी। अब सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीकी का मतलब सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्निकल मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको फोटोवोल्टाइक जो सेल है, जो सेल होता है, फोटो सेल जानते होंगे, उस पर वो सोलर लाइट पड़ती है और वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूज होता है सोलर सेल में, सोलर बैटरी में, सोलर पैनल में। तो समझ में आया, 3 चीज़ें हैं, 3 तरीके से जो सोलर एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होता है। प्रकाशीय रसायन विधि है जिसे फोटोकेमिकल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है सौर ताप विधि, सोलर थर्मल मेथड जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीकी विधि या जिसे हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्निकल मेथड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सोलर एनर्जी के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। मतलब सोलर एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं उसको बताना है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम लोग देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स में देखेंगे आप तो सोलर एनर्जी का जो मेरिट है वो क्या है कि ये एक नेचुरल एनर्जी है और ये फ्री में मिलती है, कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है बेटा, पॉल्यूशन नहीं होता है, स्टोर कर सकते हैं हम सोलर एनर्जी को, पेड़ पौधों के विकास में सहायक है और जीवन का आधार है। सोलर एनर्जी से ही विटामिन डी मिलता है, वर्षा के लिए सहायक है, मतलब जो रेन होता है उसके लिए सहायक है सोलर एनर्जी, क्योंकि जो सूर्य की हीट है वो समुद्र में पड़ती है, समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर वातावरण में जाता है, बादलों का निर्माण करता है, वो बादल हवा के बहाव के साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं और बारिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का निर्माण भी हमारा जो है सोलर एनर्जी से होता है। ये तो हो गए फायदे। अब हम देखते हैं दोष, आखिर इसके डीमेरिट्स क्या हैं। केवल सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो केवल
इस ब्रह्मांड में एक ही सोर्स है जिससे हमको सोलर एनर्जी मिलती है, वो सूर्य है। रात में, बरसात एवं खराब मौसम में हम उपयोग में नहीं ला सकते। भैया सोलर एनर्जी तभी तो मिलेगी जब सूर्य होगा। रात में सूर्य कहाँ होता है, बरसात में सूर्य कहाँ दिखता है, खराब मौसम है, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, इस समय सूर्य उतना नहीं दिखता है। नेक्स्ट डीमेरिट में देखें तो निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, मतलब दिन में एक निश्चित टाइम है जब हमको सोलर एनर्जी मिलती है, उसके बाद नहीं मिल सकती। देश की जलवायु परिस्थिति पर निर्भर है। अब कहीं किसी देश की जलवायु ऐसी हो जहाँ पे सूर्य निकलना ही मुश्किल हो, जैसे पोलों की बात करें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो देश की जलवायु पे निर्भर करती है, एक डीमेरिट है। सौर उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। सोलर एनर्जी को अगर कन्वर्ट करना है, अगर यूज करना है तो उसके लिए सोलर इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सोलर इक्विपमेंट की। ये भी एक डीमेरिट है कि डायरेक्टली हम सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। विश्वसनीय नहीं है बेटा। विश्वसनीय क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी खराब मौसम हो सकता है, हमें नहीं पता है कि आज खराब मौसम होगा कल होगा, इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए यह एनर्जी, सोलर एनर्जी विश्वसनीय नहीं है और सोलर एनर्जी प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सौर विकिरण का ताप या ऊष्मा के रूपांतरण का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा कि सौर विकिरण का ताप या ऊष्मा रूपांतरण का सिद्धांत क्या है, उसको समझाइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसको बनाएंगे। देखिए ये डायग्राम बना दीजिएगा, जिसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है वो सन है। क्या है बेटा, सन है। क्या है, सन। सॉरी, नीचे नहीं, नीचे जो दिख रहा है वो अर्थ है, ऊपर जो जहाँ से रेडिएशन निकल रही है वो सन है, छोटा सा जो दिख रहा है, जो बहुत दूर है। और यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ में क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट और हीट रेज हमारे पृथ्वी पे आ रही है। पृथ्वी से इनको रिफ्लेक्ट किया जाता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। हीट को एब्जॉर्व करके जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें क्या लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ हीट, तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद कुछ पॉइंट है जिसे मैं बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से आप सुनेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्लांट हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन है ताप एनर्जी को, इसको हम लोग किससे यूज करते हैं, इसको हम लोग जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके द्वारा यूज करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब वातावरण में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपके पास। तो ये सारी जो गैसें हैं ना, ये सूर्य के हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन। तो इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्लांट हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बाहरी भाग सौर विकिरण हेतु ट्रांसपेरेंट होता है। जो ग्रीन हाउस बनाते हैं हम लोग, उसका बाहरी भाग ऐसा बनाएंगे जिससे कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो उसमें एंटर कर सके। और जो बाहरी भाग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब इसको अच्छे से मैं बताता हूँ, जनरलाइज में समझो। जो पोलर रीजन होता है, जो पोल्स होता है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत कम समय के लिए आती है, तो वहाँ पे प्लांट को उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसका उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता ये है कि एक कांच का बना हुआ घर होता है। कांच का बना हुआ घर ऐसे होता है कि उसमें सूरज की रेडिएशन अंदर चली जाए, और रेडिएशन चली जाए तो क्या होगा, रेडिएशन जाएगी तो उसके साथ हीट भी अंदर जाएगी, और वहाँ पे ऐसे हम पदार्थ रखते हैं जो उस हीट को एब्जॉर्व कर ले। वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। हीट को एब्जॉर्व करने के बाद जो भी प्लांट्स हैं वो उस हीट को यूज करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यही जो स्ट्रक्चर है इसे ग्रीन हाउस हम बोलते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इसका बाहरी भाग सौर विकिरण हेतु ट्रांसपेरेंट होता है और ये कांच का बना होता है। भीतरी भाग ऊष्मा विकिरण हेतु परावर्तन के लिए ओपेक होता है। ठीक है, ऐसा बनाया जाए कि ये परावर्तन न कर पाए। भवन के अंदर ऊष्मन प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। मतलब भवन के अंदर सूर्य की विकिरण आएगी तो भवन के अंदर का वातावरण उष्मित हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य का होता है। मैंने बताया कि सूर्य से जो भी रेडिएशन हमें मिलता है, डायरेक्ट जो रेडिएशन आती है वो लघु तरंग दैर्ध्य या शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। क्या होती है बेटा, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। यह किसी पदार्थ से टकरा कर ऊष्मा में बदल जाती है। क्या करती है, किसी पदार्थ से जब टकराती है तो ये विकिरण ऊष्मा में बदल जाती है। लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण को CO2
CO2 द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लघु तरंग दैर्ध्य का जो विकिरण है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो पृथ्वी से जब लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण आ रहा है तो पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब करता है। पृथ्वी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसको निकालता है या रेडिएट करता है या फिर ये बोलें कि रिफ्लेक्ट करता है। तो आने वाला विकिरण तो शॉर्ट वेवलेंथ का है, लेकिन जो पृथ्वी जो रिफ्लेक्ट करता है वो लॉन्ग वेवलेंथ का विकिरण हो जाता है और उस लॉन्ग वेवलेंथ के विकिरण को CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब CO2 अवशोषित कर लेगा तो उस हीट को बनाकर रखता है। इससे हम लोग ये क्वेश्चन जो था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, सौर विकिरण का ताप या ऊष्मा के रूपांतरण का सिद्धांत। तो इसमें ये आपका इतने पॉइंट्स होंगे। अब देखिए, अब हम सोलर कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सोलर कलेक्टर मतलब सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने वाला इक्विपमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स के हिसाब से सोलर कलेक्टर का जितना क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्ब्ड ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के अनुसार 2 तरीके के सोलर कलेक्टर होते हैं। सपाट सौर संग्राहक, फ्लैट सोलर कलेक्टर जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे संकेंद्रित सौर संग्राहक, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर। दूसरे नंबर पे कार्यकारी माध्यम के प्रवाह के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म। मतलब सोलर कलेक्टर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसके हिसाब से जो प्रकार है उसको देखते हैं। पहले नंबर पे है द्रव तापक सौर संग्राहक, लिक्विड हीटिंग सोलर कलेक्टर हो गया। दूसरे नंबर पे वायु तापक सौर संग्राहक, एयर हीटिंग सोलर कलेक्टर। लिक्विड हीटिंग में लिक्विड को हीट करके सोलर एनर्जी को हम लोग इकट्ठा करेंगे, एयर हीटिंग में एयर को हीट करके। नेक्स्ट है तापमान या तापक्रम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। इसमें नंबर 1 पे है निम्न तापमान वाले सौर संग्राहक, लो टेम्परेचर सोलर कलेक्टर। और दूसरे नंबर पे है उच्च तापमान वाले सौर संग्राहक, हाई टेम्परेचर सोलर कलेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास ज्यामितीय संरचना या बनावट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें नंबर 1 पे है समतल पट्टिका सौर संग्राहक का सपाट परिवर्तकों के साथ या फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर विद प्लेन रिफ्लेक्टर्स। दूसरे नंबर पे है यौगिक परवलयिक सौर संग्राहक, कंबाइंड पैराबोलिक सोलर कलेक्टर। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है बेलनाकार परवलयिक सौर संग्राहक या सिलेंड्रिकल पैराबोलिक सोलर कलेक्टर। चौथे नंबर पे है अचल या स्थिर वृत्ताकार संकेंद्रक तथा चलग्राही युक्त सौर संग्राहक, सोलर कलेक्टर विद फिक्स्ड सर्कुलर कंसंट्रेटेड एंड मूविंग रिसीवर। पाँचवें नंबर पे फ्रेस्नेल लेंस प्रारूपी सौर संग्राहक। और ई क्लासिफिकेशन है फोकस के आधार पे क्या होगा, तो फोकस के आधार पे 2 प्रकार का, अफोकसन प्रारूपी सौर संग्राहक या असंचायक या जिसे नॉन फोकसिंग टाइप बोलेंगे। दूसरे नंबर पे फोकसन टाइप सौर संग्राहक संचायक, जिसे हम लोग बोलेंगे फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर। तो आप टेंशन में पड़ गए होंगे, सर ये क्या बता दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ये जो टाइप है मैंने बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया ताकि सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोलर कलेक्टर क्या होता है, एक माइंड में एक माइंडसेट बनेगा, इसके लिए मैंने बताया। इसमें बेसिकली सपाट संग्राहक और कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर जो पहले नंबर पे है, एक अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्ब्ड ऑफ सोलर रेडिएशन, इसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन। इस तरीके से पूछ सकता है कि सोलर कलेक्टर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डिस्कस करिए। तो इसके बारे में डिस्कस करने का मतलब आप बता देंगे कि सोलर कलेक्टर सोलर एनर्जी को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। और इसमें 2 टाइप का मैं बता दूंगा, उसको आप डिस्कस कर देंगे। कौन कौन 2 टाइप, फ्लैट सोलर कलेक्टर और कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर। आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अगला लेक्चर लेके आएंगे। अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2-3 पार्ट 4 पार्ट मिलाना पड़े, तो ठीक है 4 पार्ट रहेगा, आधे घंटे या 1-1 घंटे का सीरीज रहेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर, ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस अब रेगुलरली चलेगा, जो वाइट बोर्ड है उस पर चलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, जो सुझाव उसको कमेंट करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।